जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस क्लास में। आज हम लोग जो है डे 3 में यानी पार्ट 3 में जो है साइंस को आगे बढ़ाने वाले हैं। ठीक है, मैं आपको पहले ही बता दिया था कि जो बायोलॉजी का सीरीज़ है, ठीक है, बायोलॉजी का सीरीज़ इसको हम लोग जो है कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। और यह जो है लूसेंट स्पीडी आपको पता ही है। तो चलिए, इस क्लास का जो मुख्य उद्देश्य है वो है रिवीजन करना। तो हम लोग इसको शुरू करते हैं। ठीक है, तो इससे पहले जो पार्ट 2 नहीं देखे आप उसको जाके देख लीजिए ताकि ये सब जो है पूरा कंप्लीट हो जाए। ठीक है, और आप लूसेंट और स्पीडी को जो मिलाकर हम लोग चल रहे हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। पेड़ और पौधे, देखिए प्रकाश संश्लेषण टॉपिक है। ठीक है, पेड़ और पौधे द्वारा खाना तैयार करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ठीक है, इसी को फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए आपको पता है जो जल चाहिए, जल के साथ जो है ऑक्सीजन चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, और उसके बाद जो है सूर्य का प्रकाश चाहिए। क्या चाहिए? सूर्य का प्रकाश चाहिए। उसके बाद क्या कहता है कि ये जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न करता है, और इसी के दौरान जो है पेड़ पौधा क्या करता है कि ऑक्सीजन को छोड़ता है। किसको छोड़ता है? ऑक्सीजन को छोड़ता है। ठीक है, और ऑक्सीजन को हम लोग जो है ग्रहण कर लेते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेड़ और पौधे द्वारा खाना बनाने की प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या है? तो क्वांटोसोम है। क्या है? क्वांटोसोम है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, पानी होता है, क्लोरोफिल होता है, और सूर्य का प्रकाश होता है। ठीक है, याद रखिएगा क्लोरोफिल के कारण ही पत्ती का रंग हरा होता है, याद रखेंगे इसको। और चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है कि प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण होता है। तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। किसके द्वारा होता है? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा होता है। यानी जो पेड़ पौधा भोजन बनाता है उसी को हम क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्लोरोफिल प्रकाश के किन रंगों को ग्रहण करता है? तो बैंगनी को करता है, नीला को करता है, लाल रंग को करता है। तो जो क्लोरोफिल है वह प्रकाश के किन रंगों को ग्रहण करता है? तो बैंगनी को करता है, नीला को करता है, और लाल को करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक किस कलर में होता है? तो लाल कलर यानी लाल रंग में होता है। ठीक है, जो फोटोसिंथेसिस है, ठीक है, वह सबसे अधिक जो है यानी सबसे तेज़ी से किस में जो है प्रकाश संश्लेषण की दर होता है? तो याद रखिएगा लाल रंग में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे कम होता है तो बैंगनी रंग में। सबसे ज़्यादा जो है तरंगदैर्घ्य किसका होता है? तो लाल का होता है। और सबसे कम तरंगदैर्घ्य किसका होता है? तो लाल का होता है। ठीक, बैंगनी का होता है। सबसे ज़्यादा प्रकीर्णन किसका होता है? तो बैंगनी का होता है। और सबसे कम प्रकीर्णन जो है लाल का होता है। ठीक है, याद रखेंगे, इसको हम लोग पढ़ेंगे जब फिजिक्स को पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है दिन में होती है, रात में नहीं होती है। क्यों? क्योंकि सन जो है अवेलेबल नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन जो है निकलता है तो जल से निकलता है। किससे निकलता है? जल से निकलता है। आपको पता है कि जो स्टोमाटा होता है उसमें देखिएगा तो एकदम हल्का हल्का ना पानी टाइप का होता है। ठीक है, तो वही क्या होता है? जल। और वही होता है वाष्पोत्सर्जन की क्रिया, जिसके दौरान जो है ऑक्सीजन को छोड़ा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जल के अपघटन के लिए ऊर्जा मिलती है प्रकाश से। किससे मिलती है? तो प्रकाश से मिलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक क्या होता है? तो फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल होता है। ठीक है, यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है, बाकी याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि प्रकाश, थोड़ा सा इसको ना मैं जूम आउट कर देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। चलिए क्वेश्चन है कि प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण होता है तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा होता है। अच्छा, ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं ना। आगे कुछ और पढ़ लेते हैं कि पर यहाँ से, ठीक है, बचा हुआ है। प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक जो है क्या होता है? तो फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल होता है, याद रखिएगा। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा जो है संतुलित होता है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो है वायुमंडल में जो है ऑक्सीजन की मात्रा क्या होता है? तो संतुलित होता है, यानी बैलेंस बना के रखता है। ठीक है, आपको पता है कि मानव जो है कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ता है और पेड़ पौधे जो है ऑक्सीजन को देता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैविक ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या होता है? तो सौर विकिरण होता है। सौर विकिरण, सूर्य से जो प्रकाश निकलता है ना, समझिए कि वह विकिरण के माध्यम से ही निकलता है, जो क्या करता है? तो वायुमंडल को गर्म कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि पादप हार्मोन। अब पादप हार्मोन से क्वेश्चन आते हैं, इसको याद रखेंगे। देखिए प्रमुख पादप हार्मोन कौन कौन होता है? तो ऑक्सिन होता है, जिब्रेलिन होता है, एथिलीन होता है, फ्लोरीजेन होता है, साइटोकाइनिन होता है। ठीक है, तो पौधे की वृद्धि को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन होता है? तो ऑक्सिन होता है। ऑक्सीजन नहीं, ऑक्सिन होता है। ठीक है, देखिए यहाँ से क्वेश्चन क्या है कि पौधे की वृद्धि को नियंत्रित करने वाले हार्मोन कौन होता है? तो ऑक्सिन होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वृद्धि निरोधक पादप हार्मोन कौन होता है? तो एब्सिसिक अम्ल तथा एथिलीन होता है, एब्सिसिक अम्ल तथा एथिलीन होता है, ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है कि खोजा गया प्रथम पादप हार्मोन कौन था? ऑक्सिन। क्या नाम था? ऑक्सिन था। सबसे पहले जो है कौन सा पादप हार्मोन खोजा गया था? तो ऑक्सिन को खोजा गया था। ऑक्सीजन का खोज किसने किया था? तो ऑक्सीजन का खोज किसने किया था? डार्विन ने किया था 1880 में। ऑक्सीजन का खोज किसने किया था? डार्विन ने किया था। कब किया था? 1880 में किया था, ठीक है। चार्ल्स डार्विन, याद रखेंगे इनके बारे में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसका प्रयोग जो है खेतों में छिड़काव करके खरपतवार को जो है नष्ट करने के लिए किया जाता है? तो ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन का, किसका? ऑक्सीजन का किया जाता है। नेक्स्ट है कि 2,4-D क्या है? तो एक खरपतवार नाशी है, ठीक है। एक जो है मतलब ये छिड़काव किया जाता है जिससे जो भी खरपात होता है ना छोटा छोटा उस सबको खत्म कर दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि गैसीय रूप में पाए जाने वाला हार्मोन कौन होता है? तो एथिलीन होता है। गैसीय रूप में पाया जाने वाला हार्मोन कौन होता है? एथिलीन होता है। एथिलीन का खोज किसने किया था? तो 1962 में बर्ग ने किया था। किसने किया था? बर्ग ने किया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फलों को पकाने में सहायक होता है? तो एथिलीन होता है। कौन होता है? एथिलीन या फिर एसिटिलीन होता है, ठीक है, याद रखेंगे। और वेल्डिंग करने के लिए भी एसिटिलीन और ऑक्सीजन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। फलों को पकाने के लिए जो है किसका प्रयोग किया जाता है? तो एथिलीन का प्रयोग जो है किया जाता है, याद रखेंगे इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि मादा पुष्पों की संख्या, मादा पुष्पों की संख्या की वृद्धि में सहायक होता है? तो एथिलीन होता है, ठीक है, याद रखेंगे इसको। नेक्स्ट है कि बौने पौधे, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, बौने पौधे को लंबा करने में सहायक होता है? तो जिब्रेलिन हार्मोन। कौन हार्मोन होता है? जिब्रेलिन हार्मोन होता है। बौने पौधे को लंबा करने में सहायक होता है जिब्रेलिन हार्मोन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिब्रेलिन की खोज किसने किया था? तो कुरोसावा ने किया था, 1926 में किया था। कब किया था? 1926 में किया था। नेक्स्ट है कि कोशिका विभाजन की दर को बढ़ाने एवं विकास में सहायक होता है साइटोकाइनिन। कौन होता है? साइटोकाइनिन होता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है कि साइटोकाइनिन का खोज किसने किया था? तो मिलर ने किया था। कब किया था? 1951 में किया था, ठीक है। नेक्स्ट है कि फूल खिलाने वाला जो हार्मोन होता है कौन होता है? तो फ्लोरीजेन होता है। और याद रखिएगा कि जो क्लोरीन होता है वो फूल को मुरझा देता है, ठीक है। तो फूल खिलाने वाला हार्मोन कौन होता है? तो फ्लोरीजेन होता है, परंतु मुरझा कौन देता है? तो क्लोरीन, ठीक है। नेक्स्ट है कि ट्राउमेटिन जो है क्या है? तो याद रखिएगा डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है, ठीक है। डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल, याद रखेंगे। नेक्स्ट है कि पौधे के जख्मों को कौन भरता है? तो ट्राउमेटिन भरता है। पौधे के जख्मों को जो है कौन भरता है? तो ट्राउमेटिन भरता है, याद रखेंगे। ट्राउमेटिन जो है क्या है? तो याद रखिएगा डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है, याद रखेंगे। सब जो है VVI क्वेश्चन है, याद रखेंगे, ठीक है। आप इसको अगर देख रहे हैं ना तो आपको लूसेंट नहीं भी पढ़िएगा तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अगर आपको टाइम है तो आप पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। और नहीं तो हमने जो सीरीज़ शुरू किया है लूसेंट का स्पेशल ज्योग्राफी को, जो टाइपिंग है उसको आप लोग देखिए, ठीक है। ज्योग्राफी क्लास स्टार्ट हो चुका है तो उसको भी देखिए। जैसे जैसे टाइम मिलेगा उसको लाने का प्रयास करेंगे। और PDF बिल्कुल फ्री है, आप जाके जो है चैनल पे होगा नंबर, उस पर आप कॉल कर सकते हैं, ठीक है। कॉल नहीं मतलब मैसेज करिएगा, आपको भेज दिया जाएगा। अब यहाँ पे पादप रोग है, ठीक है। तो तंबाकू का जो मोजेक रोग है किसके कारण होता है? तो विषाणु के कारण होता है। तंबाकू, याद रखिएगा, निकोटीन होता है तंबाकू में। और सर्वाधिक तंबाकू जो है आंध्र प्रदेश में होता है वर्तमान में, ठीक है। तो तंबाकू का जो मोजेक रोग है किसके मतलब मोजेक रोग होता है किसके कारण? तो विषाणु के कारण, ठीक है, जो कि दिखाई नहीं देता है, याद रखिएगा। आलू का सैथिल रोग होता है जीवाणु के कारण। आलू का जो सैथिल रोग है किसके कारण होता है? तो जीवाणु के कारण होता है। गेहूं में रस्ट रोग होता है कवक के कारण। गेहूं में जो रस्ट रोग है किसके कारण होता है? तो कवक के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गन्ना में लाल सड़न रोग होता है कवक के कारण। यानी गन्ना सर्वाधिक यूपी में होता है, याद रखिएगा। सर्वाधिक गन्ना कहाँ होता है? यूपी में। विश्व में सबसे अधिक कहाँ होता है? तो याद रखिएगा ब्राज़ील में होता है, ठीक है। तो गन्ना में जो है लाल सड़न रोग है किसके कारण होता है? तो कवक के कारण होता है। और गेहूं में जो रस्ट रोग है किसके कारण होता है? तो कवक के कारण ही होता है, ठीक है, याद रखिएगा। गेहूं, ठीक है, गेहूं में रस्ट रोग किसके कारण होता है? तो कवक के कारण ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि धान का अंगमारी रोग का कारक है? तो जैंथ्मोनास नामक जीवाणु है। जैंथोमोनास नामक जीवाणु, ठीक है। नेक्स्ट है कि ब्लास्ट रोग संबंधित है किससे? तो धान से। हरित बाली रोग किससे संबंधित है? तो बाजरा से संबंधित है। हरित बाली जो है रोग किससे संबंधित है? तो बाजरा से संबंधित है, इसको याद रखेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि अग्नि निर्जा रोग जो है संबंधित है किससे? सेब से। सेब में जो है मौलिक अम्ल पाया जाता है, इसको याद रखेंगे।
अग्नि निर्जा रोग जो है संबंधित है किससे? सेब से संबंधित है। धान में जो खैरा रोग है किसके कारण होता है? तो जस्ते की कमी के कारण होता है। क्वेश्चन क्या कहता है कि धान में जो खैरा रोग है किसके कारण होता है? तो जस्ते के कमी के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आलू में ब्लैक हॉट रोग किसके कारण होता है? तो ऑक्सीजन की कमी के कारण होता है। ठीक है, याद रखिएगा, सर्वाधिक आलू उत्तर प्रदेश में होता है। आलू में जो ब्लैक हॉट रोग है किसके कारण होता है? ऑक्सीजन की कमी के कारण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बंची टॉप रोग संबंधित है तो केला से। ठीक है, चलिए अब इसको थोड़ा हम लोग जो है ना आगे बढ़ते हैं और देखने का प्रयास करते हैं। इसे कंप्लीट हो चुका है। चलिए यहाँ पे है कि बंची टॉप रोग किससे संबंधित है? तो केला से संबंधित है। याद रखिएगा, बंची टॉप रोग किससे संबंधित है? केला से। ठीक है, टिक्का रोग का संबंध किससे? मूंगफली से। VVI क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। सर्वाधिक मूंगफली का उत्पादन होता है गुजरात में। ठीक है, टिक्का रोग जो है किससे संबंधित है? तो मूंगफली से संबंधित है। बंची टॉप रोग संबंधित है किससे? केला से। बंची टॉप रोग किससे संबंधित है? केला से संबंधित है, याद रखेंगे। मटर में मार्स रोग किससे संबंधित है? नहीं, मटर में जो है मार्स रोग किसके कारण होता है? तो मैग्नीज की कमी से होता है। ठीक है, मटर याद रखिएगा, मटर में जो है मार्स रोग किसके कारण होता है? तो मैग्नीज की कमी के कारण होता है। ठीक है, याद रखेंगे इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नींबू में डाइबैक तथा लिटिल लीफ रोग होता है किसके कारण होता है? तो कॉपर के कमी के कारण होता है। ठीक है, कॉपर यानी तांबा। ठीक है, नेक्स्ट है कि आम तथा बैगन में लिटिल लीफ रोग होता है जस्ते की कमी के कारण। आम में जो है, आम तथा बैगन में जो लिटिल लीफ रोग है किसके कमी से होता है? तो जस्ते की कमी से होता है। ठीक है, जस्ते याद रखिएगा, पेंट में जो है जस्ता का ही प्रयोग किया जाता है जस्तीकरण में। ठीक है, यहाँ से एक बार और इसको रिवीजन करते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट है। देखिए, बंची टॉप रोग किससे संबंधित है? तो केला से। टिक्का रोग जो है किससे संबंधित है? मूंगफली। मटर में मार्स रोग होता है, तो मटर में मार्स रोग होता है मैग्नीज की कमी से। ठीक है, नींबू में डाइबैक रोग होता है कॉपर यानी तांबा के कमी से। ठीक है, आम में जो है बैगन, आम तथा बैगन में लिटिल लीफ रोग होता है जस्ते की कमी से। ठीक है, नेक्स्ट है कि फूलगोभी में ब्राउनिंग तथा आंवले में निक्रोसिस रोग होता है किसके कारण होता है? तो बोरॉन के कमी के कारण होता है। किसके कारण होता है? तो बोरॉन के कमी के कारण होता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ से टॉपिक चेंज है। वनस्पति शास्त्र के महत्वपूर्ण जो है प्रश्न है यहाँ से। देखिए, लौंग जो है किससे प्राप्त होता है? तो शुष्क पुष्पकली से प्राप्त होता है। ठीक है, लौंग सूख जाता है, उसके बाद जो लौंग को निकाल लिया जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए इसमें है कि हींग जो है किससे प्राप्त होता है? तो हींग प्राप्त होता है पौधे की जड़ों से प्राप्त होता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि कॉर्क प्राप्त होता है ओक वृक्ष की छाल से। कॉर्क जो है किससे प्राप्त होता है? तो ओक वृक्ष के छाल से प्राप्त होता है। ओक का वनस्पति नाम क्या है? तो क्वेकर्स सुवर्ण नाम है। ठीक है, हेरोइन किससे प्राप्त होता है? तो अफीम से प्राप्त होता है। अफीम में क्या पाया जाता है? तो हेरोइन पाया जाता है। और क्या है, तंबाकू में जो है क्या पाया जाता है? तो निकोटीन पाया जाता है। तंबाकू में क्या पाया जाता है? तो निकोटीन पाया जाता है। और कॉफ़ी में जो है क्या पाया जाता है? तो कॉफ़ी में पाया जाता है कैफ़ीन। क्या पाया जाता है? कैफ़ीन पाया जाता है, याद रखेंगे, कैफ़ीन पाया जाता है। और चाय में क्या पाया जाता है? तो चाय में जो है थिन पाया जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए यहाँ से कि अफीम पोस्ता प्राप्त होता है तो अधपके फल से प्राप्त होता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि अफीम का वनस्पति नाम क्या है? तो पेपेवर सोमनीफेरम। ठीक है, मार्फिन जो है किससे प्राप्त होता है? तो अफीम के पौधे से प्राप्त होता है। तंबाकू में विषैला पदार्थ क्या होता है? निकोटीन होता है। तंबाकू में विषैला पदार्थ क्या होता है? तो निकोटीन होता है। ठीक है, इस चीज़ को ना याद रखेंगे हम लोग। चलिए थोड़ा इसको ना चेंज करते हैं। मार्फिन जो है प्राप्त होता है अफीम के पौधे से। ठीक है, निकोटीन प्राप्त किससे होता है? तो तंबाकू के पत्ती से प्राप्त होता है। निकोटीन किससे प्राप्त होता है? तो तंबाकू के पत्ती से। कॉफ़ी में उत्तेजित पदार्थ क्या होता है? तो कैफ़ीन होता है। कैफ़ीन जो है हमको रिलैक्स महसूस कराता है। ठीक है, तो सर्वाधिक कॉफ़ी कर्नाटक में होता है, याद रखिएगा। और सर्वाधिक होता है तो बाबा बुदन की पहाड़ी पर। ठीक है, याद रखिएगा, बाबा बुदन की पहाड़ी पर होता है अच्छा खासा। तो कॉफ़ी में उत्तेजित पदार्थ कौन होता है? तो कैफ़ीन होता है। ठीक है, कर्नाटक में सर्वाधिक होता है। कैफ़ीन प्राप्त होता है कॉफ़ी के बीजों से। क्या होता है? बीज को फोड़कर जो है क्या किया जाता है? कॉफ़ी बनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि चाय में जो उत्तेजित पदार्थ होता है क्या होता है? तो थिन होता है। चाय में जो है क्या पाया जाता है? तो थिन होता है। और यही थिन हमको रिलैक्स महसूस करवाता है। ठीक है, थिन या टेनिन किससे प्राप्त होता है? तो चाय की पत्तियों से प्राप्त होता है। भारत में सर्वाधिक चाय असम में होता है। क्या होता है? असम में होता है। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तारपीन का तेल प्राप्त होता है तो चीर के वृक्ष से। किससे प्राप्त होता है? तो चीर के वृक्ष से प्राप्त होता है। ठीक है, कुछ शूट ही नहीं कर रहा है इस पर। तो नेक्स्ट है कि सबसे छोटा गुणसूत्र किसका होता है? तो शैवाल का होता है।
सबसे लंबा गुणसूत्र किसका होता है? तो ट्राइलिशियस का होता है, ठीक है। सबसे लंबा जो गुणसूत्र होता है किसका होता है? तो ट्राइलिशियस का होता है। नेक्स्ट है कि सबसे भारी काष्ठ वाला पौधा होता है तो हार्ड बिचिया होता है। कौन होता है? हार्ड बिचिया होता है। कौन होता है? तो हार्ड बिचिया होता है। इस चीज़ को ना याद रखेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि सबसे हल्की काष्ठ वाला पौधा कौन है? तो ओक्रोमा। कौन है? ओक्रोमा है। सबसे हल्की काष्ठ वाला पौधा कौन है? ओक्रोमा है। नेक्स्ट है कि पौधे के अंकुरण के लिए आवश्यक होता है जल, ऑक्सीजन एवं ताप। पौधे के अंकुरण के लिए जो है कौन आवश्यक होता है? तो जल, ऑक्सीजन एवं ताप होता है। नेक्स्ट है कि पौधे की आयु का पता लगाया जाता है तो वृद्धि वलय या वार्षिक वलय के लिए से पता, उसके बीच में देखिएगा पेड़ के जो जड़ होता है ना उसमें ऐसे ऐसे होता है, ठीक है। इसी को बोला जाता है वार्षिक वलय, ठीक है, वलय। वार्षिक वलयों का अध्ययन जो है क्या कहलाता है? तो क्रोनोलॉजी, ठीक है, क्रोनोलॉजी कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि पौधे के लिए कितने पोषक तत्वों की आवश्यकता होता है? तो 17 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। पौधे के लिए जो है कितने पोषक तत्व की आवश्यकता है? 17, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि मरुस्थल में उगने वाला पौधा क्या कहलाता है? जीरोफाइट्स। देखिए मरुस्थल में जो भी पौधा उगेगा उसमें पानी की बहुत कम मात्रा होगा, ठीक है। तो समझिए कि 0 मात्रा है पानी का। याद करने के लिए 0% मान लीजिए पानी है तो जीरोफाइटा। मरुस्थल यानी जैसे थार मरुस्थल कहाँ है? राजस्थान में। तो राजस्थान के एरिया में मरुस्थलीय एरिया है, मतलब पश्चिम वाला भाग, तो वहाँ पे पौधा उगेगा तो हमें पानी की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, यानी 0 आवश्यकता है, ठीक है। तो हम कहेंगे मरुस्थल में उगने वाला पौधा होता है जीरोफाइटा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि चट्टानों पर उगने वाला पौधा कौन होता है? लिथोफाइटस। चट्टानों पर उगने वाला पौधा कौन होता है? लिथोफाइटस होता है, ठीक है। चलिए अब आता है जंतु विज्ञान। यहाँ से जो है आपको थोड़ा सा चेंज हो गया है तो इसको भी हम लोग जो आगे बढ़ाते हैं। जंतु विज्ञान की अब कहानी शुरू होगा। देखिए जंतु विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ कौन है? ऑर्थोपोडा। प्राणी जगत का जो है सबसे बड़ा संघ कौन है? ऑर्थोपोडा है, याद रखिएगा। ऑर्थोपोडा संघ जीव है तो तिलचट्टा। तिलचट्टा किस में आता है? तो ऑर्थोपोडा में आता है। और सबसे बड़ा प्राणी संघ में कौन आता है? तो ऑर्थोपोडा ही आता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि मच्छर, खटमल, मक्खी, झींगा, मछली किस में आता है? तो ऑर्थोपोडा में ही आता है। देखिए मच्छर हो गया, खटमल हो गया, मक्खी हो गया, झींगा हो गया, मछली हो गया, ये सब किस में आता है? तो ऑर्थोपोडा में ही आता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि कॉकरोच के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? तो 13 कोष्ठ होते हैं। अभी कॉकरोच जनता पार्टी जो अभी ट्रेंडिंग में है, ठीक है, याद रखेंगे इसको। कॉकरोच में कुल कितने जो है कोष्ठ है? तो 13। कीटों के पैरों की संख्या कितना होता है? 6। कीटों की पैरों की संख्या कितना होता है? तो 6 होता है। कीटों की पैरों की संख्या कितना होता है? तो 6 होता है, ठीक है। इसको याद रखिएगा, थोड़ा सा जूम करते हैं इसको। कीटों की पैरों की संख्या कितना होता है? तो 6 होता है। जंतु जगत का दूसरा सबसे बड़ा संघ कौन होता है? मोलस्का। जंतु जगत का दूसरा सबसे बड़ा संघ कौन होता है? मोलस्का। पहला कौन है? ऑर्थोपोडा होता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि मोलस्का संघ जीव है ऑक्टोपस, घोंघा। मोलस्का में कौन कौन आता है? तो घोंघा आता है, घोंघा आप लोग खाए होंगे। ऑक्टोपस भी आता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि ऑक्टोपस क्या है? तो एक मृदु कवची मोलस्का है, ठीक है। नेक्स्ट है कि मोलस्का संघ के जीव में श्वसन होता है गिल्स के द्वारा। तो मछली में भी जो है गिल्स के द्वारा ही श्वसन होता है, याद रखिएगा। और कीट में ट्रेकिया के द्वारा होता है, ठीक है। और मानव फेफड़ा से करता है, आपको पता ही है। और जो ये होता है किसान का मित्र जो होता है उसको वो किससे करता है? तो त्वचा से करता है। चाहे जो मेढक होता है वो भी त्वचा से ही करता है, ठीक है। केंचुआ, हाँ केंचुआ बोला जाता है। केंचुआ जो है किससे करता है? तो अपने जो है त्वचा से करता है। और जो मेढक होता है वो भी किससे करता है? तो त्वचा से ही करता है, ठीक है। मोलस्का संघ के जीव में श्वसन होता है गिल्स के द्वारा होता है, ठीक है। मोलस्का संघ का उदाहरण क्या क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा, मोलस्का में जो है घोंघा आ जाएगा, घोंघा, और ऑक्टोपस आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ऑक्टोपस। ऑक्टोपस आप लोग देखे होंगे मोबाइल में। मोलस्का संघ में उत्सर्जन होता है तो वृक्क के द्वारा उत्सर्जन होता है। नेक्स्ट है कि प्रोटोजोआ संघ के जीव होते हैं तो एक कोशिकीय जीव होते हैं। प्रोटोजोआ का नाम दिया था किसने? गोल्डफस ने दिया था। प्रोटोजोआ जो नाम है किसने दिया था? तो गोल्डफस ने दिया था। प्रोटोजोआ शब्द नाम किसने दिया था? तो गोल्डफस ने दिया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रोटोजोआ संघ के जीव होते हैं तो अमीबा, यूग्लिना और पैरामीशियम। प्रोटोजोआ संघ का जो जीव होता है कौन होता है? तो अमीबा हो गया, यूग्लिना हो गया और पैरामीशियम होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेरीफेरा संघ के जीव है तो साइकस और साइकॉन और स्पंज होता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि पोरीफेरा संघ के जीव कहलाते हैं स्पंज। पोरीफेरा जीव के जो पोरीफेरा संघ के जीव है वो क्या कहलाते हैं? तो स्पंज कहलाते हैं।
एनीलिडा संघ के जीव कौन होता है? तो केंचुआ और जोंक। देखिए वीविया ये इसको याद रखिएगा कि एनीलिडा संघ के जो जीव है क्या कहलाते हैं? तो केंचुआ और जोंक जो है किस में आता है? तो एनीलिडा में आता है। ठीक है, किस में आता है? एनीलिडा में आता है। नेक्स्ट है कि केंचुआ क्या होता है? तो केंचुआ में होता है 4 जोड़ी हृदय। केंचुआ में कितने जोड़े होते हैं? तो 4 जोड़ी हृदय होते हैं, याद रखेंगे। एनीलिडा संघ के जीव में श्वसन होता है त्वचा से। एनीलिडा में जैसे केंचुआ हो गया, केंचुआ और जोंक किस में आता है? तो एनीलिडा में आता है। किस केंचुआ और जोंक किस में आता है? तो याद रखिएगा एनीलिडा में आता है। जोंक किस में आता है? तो याद रखिएगा एनीलिडा में आता है। और यह जो है श्वसन यानी सांस उस लेता छोड़ता किससे है? तो त्वचा से करता है। किससे करता है? तो त्वचा से करता है। ठीक है, इससे करता है, याद रखिएगा त्वचा से। इसका मुंह भी बना देते हैं। चलिए थोड़ा सा अब और इसको जो है आगे बढ़ाया जाए। चलिए नेक्स्ट है कि एकाइनोडर्मेटा संघ के जीव है। तो जेलीफिश, तारा मछली और ब्रिटिल स्टार। देखिए ये सब ना क्या है? तो मछली का ही उदाहरण है। एकाइनोडर्मेटा संघ का जीव है यानी जेलीफिश, तारा मछली और ब्रिटिल स्टार। नेक्स्ट है कि सिलिंड्रेटा संघ का जीव कौन होता है? तो हाइड्रा और मूंगा जो है सिलिंड्रेट्रा में आता है। क्वेश्चन बनेगा कि सिलिंड्रेट्रा में कौन कौन आता है? तो हाइड्रा और मूंगा। नेक्स्ट है कि हाइड्रा का खोज किसने किया था? तो लुईवेनहॉक ने किया था। किसने किया था? लुईवेनहॉक ने किया था। हाइड्रा का खोज किसने किया था? तो लुईवेनहॉक ने किया था। नेक्स्ट है कि एम्फीबिया वर्ग के प्राणी होते हैं तो उभयचर होते हैं। ठीक है, उभयचर मतलब जो जमीन और पानी दोनों पर रहता है उसको हम क्या कहते हैं? उभयचर कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि उभयचर का मतलब है जल और पानी में रहने वाला, जैसे मेढक। ठीक है, मेढक जो है त्वचा से लेता है, श्वसन करता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है कि मेढक के हृदय में कितने होते हैं? तो 3 कक्ष होते हैं। ठीक है, पक्षी के हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? तो 4 प्रकोष्ठ होते हैं। एंटोमोलॉजी का अध्ययन है क्या है? तो कीटों का। कीटों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंटोमोलॉजी। पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ऑर्निथोलॉजी। देखिए पक्षी उड़ेगा कि नहीं उड़ेगा? तो याद रखिएगा ऑर्निथोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट है कि पृथ्वी पर सबसे ऊंचा विशालतम जीवित पक्षी कौन है? तो शुतुरमुर्ग है, जो अफ्रीका में पाया जाता है। ठीक है, सबसे बड़ा अंडा जो है किसका होता है? तो शुतुरमुर्ग का ही होता है। नेक्स्ट है कि विश्व का दूसरा विशाल पक्षी कौन है? एमू। विश्व का दूसरा सबसे जो है विशाल पक्षी कौन है? तो याद रखिएगा एमू है। एमू है। ठीक है, सबसे छोटा जो है पक्षी कौन है? तो हमिंग बर्ड। ठीक है, उल्टा उड़ने वाला पक्षी कौन है? तो हमिंग बर्ड ही है। ठीक है, विश्व का दूसरा सबसे विशाल पक्षी कौन है? एमू। और सबसे बड़ा पक्षी की बात करेगा तो याद रखिएगा शुतुरमुर्ग। ठीक है, और सबसे छोटा की जब बात करेगा तो हमिंग बर्ड आता है। ठीक है, हमिंग बर्ड आता है। स्तनधारियों का मूलभूत लक्षण क्या है? तो डायफ्राम है। स्तनधारियों का जो मूलभूत लक्षण है क्या है? तो डायफ्राम है। स्तनधारियों के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? तो 4 प्रकोष्ठ होते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि स्तनधारियों में श्वसन होता है फेफड़ा के द्वारा। स्तनधारियों में जो है किसके द्वारा श्वसन होता है? तो फेफड़ा के द्वारा होता है। सबसे बड़ा स्तनधारी कौन है? तो ब्लू व्हेल है, नीला व्हेल। ठीक है, इसी को बोला जाता है व्हेल मछली। सबसे छोटा स्तनधारी किसका है? तो छछूंदर का है। सबसे छोटा स्तनधारी कौन होता है? तो छछूंदर होता है, याद रखिएगा, सबसे छोटा स्तनधारी। ठीक है, नेक्स्ट है कि सबसे लंबा स्तनधारी कौन होता है? तो जिराफ। डॉल्फिन वर्गीकृत किया गया है तो याद रखिएगा स्तनीय में। ठीक है, स्तनीय में जो है डॉल्फिन को वर्गीकृत किया गया है। नेक्स्ट है कि सबसे बड़ा अकशेरुकी है तो एस्क्विड है। ठीक है, अंडा देने वाला एकमात्र स्तनधारी कौन है? डक, बिल्ड या प्लेटिपस है। ठीक है, नेक्स्ट है कि सबसे बड़ा स्थलीय जंतु कौन है? अफ्रीकी हाथी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सरीसृप वर्ग के जीव है छिपकली, कछुआ, मगरमच्छ, सांप और गिरगिट। सरीसृप में कौन कौन आता है? तो छिपकली आता है, कछुआ आता है, मगरमच्छ आता है, सांप आता है, गिरगिट आता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि सामान्यतः सरीसृप का हृदय होता है 3 कक्षीय, जैसे अपवाद में मगरमच्छ में अलग है। ठीक है, नेक्स्ट है कि सरीसृपों का विकास हुआ है मेसोजोइक युग में हुआ है। डायनासोर का जो मतलब डायनासोर किस काल में था? तो डायनासोर जो है मेसोजोइक सरीसृप का उदाहरण है। ठीक है, मगरमच्छ के हृदय में होते हैं 4 कक्षीय होते हैं। घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन है? तो नागराज है, जिसको किंग कोबरा भी बोला जाता है, जिसके काटने के बाद आपको पानी पीने की कोई ज़रूरत नहीं होता है। ठीक है, किसी को भी, सॉरी माफ़ करिएगा, आपके लिए बोला गया। एकमात्र जहरीली छिपकली कौन है? तो हिलोडर्मा। कौन होता है? हिलोडर्मा होता है। नेक्स्ट है कि मछली में श्वसन होता है किसके द्वारा? तो गिल्स के द्वारा होता है। मछली में श्वसन किसके द्वारा होता है? तो गिल्स के द्वारा होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है अब आपका जंतु उत्तक। ठीक है, कौन आता है? तो अब आपका हेडिंग है जंतु उत्तक। अब जंतु उत्तक को जो हम लोग थोड़ा कंप्लीट करने का प्रयास कर लेते हैं। ठीक है, चलिए आप लोग देखिए, और आपका मेन मकसद है रिवीजन करना और हमारा मेन मकसद है याद करवाना।
देखिए जंतु ऊतक, तो हमको लगता है कि जंतु ऊतक से जो है क्लास को कल बढ़ाएंगे, और यह जो है पार्ट 4 होने वाला है। पार्ट 3 को आप लोग देखिए और उसके बाद जो है अपना रिवीजन करिए। अगले क्लास में जो है पार्ट 4 को लाया जाएगा, और याद रखिएगा इसको कम से कम 7 से 8 क्लास में कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। 20 से 25 मिनट का क्लास होने वाला है, इससे ज़्यादा नहीं होने वाला है, और क्योंकि बड़ा होगा तो आप लोग खुद नहीं देखना चाहिएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा इस क्लास का मुख्य उद्देश्य यही है कि रिवीजन करना है। क्या करना है? रिवीजन करना है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और रिवीजन करिए आप लोग, ठीक है। और आप लोग जो है ज्योग्राफी क्लास भी देखिए। चलिए, अब PDF चाहिए तो आप लोग ना मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है, नंबर है इसमें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।